इंश्योरेंस को इंडिया में आम तौर पर गैम्बलिंग के बिल्कुल उल्टा माना जाता है। गैम्बलिंग में आप रिस्क लेते हो कुछ जीतने की उम्मीद में, पर इंश्योरेंस में कई लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के रिस्क को बांट लेते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो जाए तो वो नुकसान हजारों लोगों के बीच बांट दिया जाता है जो छोटा सा प्रीमियम देते हैं। इस तरह इंश्योरेंस लोगों को सेफ्टी नेट देता है और देश को भी फायदा होता है, जो कि प्रीमियम के रूप में जमा हुआ पैसा नेशनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल बन जाता है। आर्थिक भाषा में इंश्योरेंस कोई भी चीज होती है जो रिस्क को कम करने या कवर करने का काम करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेना, या तो लाइफ इंश्योरेंस जो व्यक्ति की जिंदगी को प्रोटेक्ट करता है, या फिर जनरल इंश्योरेंस जो एसेट्स जैसे गाड़ी, घर, क्रॉप्स, हेल्थ वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। एक आदमी ये सुरक्षा रेगुलर प्रीमियम देकर खरीदता है। इंडिया में इंश्योरेंस का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन ग्रंथों मनु, यज्ञवल्क्य और कौटिल्य के लिखे हुए में लोगों के बीच रिसोर्सेज इकट्ठा करके नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, आग, एपिडेमिक्स और फैमिन्स के समय एक दूसरे की मदद करने का जिक्र मिलता है। ये सिस्टम आज के इंश्योरेंस जैसा ही था। पुराने समय में मरीन ट्रेडर्स के बीच भी ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर रखने के लिए इंश्योरेंस जैसे अरेंजमेंट्स होते थे। धीरे धीरे इंश्योरेंस का विकास इंडिया में हुआ और बहुत सी सोच विदेशों से, खासकर इंग्लैंड से आई। मॉडर्न सेंस में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत तब पक्की हुई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन से पहले 245 इंडियन और फॉरेन कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस बेच रही थीं। इन सब को नेशनलाइज करके सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC बनाई, जो पूरी तरह सरकारी कंपनी थी। प्राइवेट कंपनीज को लाइफ इंश्योरेंस बेचने की इजाज़त नहीं थी। सरकार ने LIC को सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी माना। नेशनलाइजेशन के पीछे दो बड़ी सोच थीं। पहली, लाइफ इंश्योरेंस को लोगों में पॉपुलर बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, और दूसरी, प्रीमियम से जमा होने वाले पैसों को देश की विकास योजनाओं में लगाना। काफ़ी सालों तक LIC सरकारी प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की शेयर्स भी खरीदता रहा। लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही जनरल इंश्योरेंस, जो व्हीकल्स, घर, बिजनेसेस जैसी चीज़ों को कवर करता है, को भी नेशनलाइज किया गया। 1971 में सरकार ने 107 इंडियन और फॉरेन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को अपने कब्जे में ले लिया और 1972 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC बनाई। GIC के नीचे 4 सब्सिडियरी कंपनीज थीं: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान 2 बड़े बदलाव आए। नवंबर 2000 में GIC को ऑफिशियल नेशनल री इंश्योरर डिक्लेयर किया गया। री इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज को ही इंश्योरेंस देती है। और मार्च 2002 में GIC को उसकी 4 सब्सिडियरी से अलग कर दिया गया, जो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गईं। कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2002 में एक स्पेशल इंश्योरेंस कंपनी बनाई, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AICIL, जो अप्रैल 2003 से काम करने लगी। इसका काम सिर्फ क्रॉप और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस संभालना और किसानों को बेहतर साइंटिफिक तरीके से सहायता देना था। AICIL से पहले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स GIC के अंडर होती थीं। AICIL को नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, जो 1999 में शुरू हुई थी, की जिम्मेदारी दी गई। जनवरी 2016 से AICIL प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY चला रही है, जिसने NAIS और मॉडिफाइड NAIS को रिप्लेस कर दिया। AICIL के ओनर्स में GIC का 35%, नाबार्ड का 30% और 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का 8.75% हिस्सा है। आज के समय में इंडिया में टोटल 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक LIC है जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करती है, 4 कंपनीज जनरल इंश्योरेंस में काम करती हैं और एक कंपनी AICIL सिर्फ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करती है। इनके अलावा GIC री देश का री इंश्योरर है और पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होते ही सरकार ने 1993 में RN मल्होत्रा, जो RBI के फॉर्मर गवर्नर थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जा सकें। कमेटी ने 1994 में अपना रिपोर्ट दिया और रेकमेंड किया कि प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रवेश दिया जाना चाहिए, जो अंततः 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA एक्ट पास होने के बाद पॉसिबल हो पाया। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि LIC
और जीआईसी में सरकार का हिस्सा 50% तक लाया जाए, हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ। 2012 में सरकार ने एलआईसी के कुछ शेयर्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचने शुरू कर दिए। कमिटी ने यह भी रेकमेंड किया कि जीआईसी को उसकी सब्सिडियरी से अलग किया जाए, सर्वेयर्स के लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया जाए, टैरिफ एडवाइजरी कमिटी को रीस्ट्रक्चर किया जाए और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ईयर 2000 में इस्टेब्लिश की गई। ये एक चेयरमैन और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए होल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स से मिलकर बनती है। IRDAI का काम पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट, डेवलप और सुपरवाइज करना होता है। आज इंडिया में 60 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, जिनमें 27 लाइफ इंश्योरर्स और 34 नॉन लाइफ इंश्योरर्स, जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ शामिल हैं। इनमें एक पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरर LIC है, 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स हैं, 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स AICIL और ECGC हैं, एक पब्लिक सेक्टर री इंश्योरर GIC री है, देश का पहला प्राइवेट री इंश्योरर भी काम कर रहा है और 10 फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस भी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है और दिसंबर 2025 तक गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 100% करने के लिए एक बिल पार्लियामेंट में टेबल किया था। गवर्नमेंट इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स और एजेंट्स के लिए 100% FDI ऑलरेडी 2019 से अलाउ कर चुकी है। री इंश्योरेंस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंश्योरेंस खुद एक रिस्की बिजनेस होता है। जब एक इंश्योरेंस कंपनी लोगों को उनके लॉसेस के बदले पैसे देने का प्रॉमिस करती है, तो वो कंपनी खुद एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क को कैरी करती है। अगर एक साथ बहुत सारे क्लेम्स आ जाएं, जैसे फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो एक अकेली इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा पे आउट शायद हैंडल ना कर पाए। इसी रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी ही इंश्योरेंस लेती हैं, जिसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि री इंश्योरेंस के बिना किसी भी देश का इंश्योरेंस सेक्टर ठीक से ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि तब कंपनीज रिस्की एरियाज में इंश्योरेंस देने से कतराती हैं या प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने और इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2000 में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC को एक डेडिकेटेड री इंश्योरेंस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ये कंपनी GIC री के नाम से काम करती है। काफ़ी सालों तक इंडिया में यही एक री इंश्योरेंस कंपनी थी और धीरे धीरे ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट में भी इंपॉर्टेंट बन गई। इंडिया में री इंश्योरेंस बिजनेस को IRDA सुपरवाइज और रेगुलेट करता है। री इंश्योरेंस इंडिया में हमेशा से कम स्प्रेड वाला बिजनेस रहा है और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। इसका एक बड़ा रीज़न कंपटीशन का लैक था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ GIC री ही एग्जिस्ट करती थी। इंडस्ट्री को एक्टिवेट करने और कंपटीशन बढ़ाने के लिए IRDA ने 2015 में फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज को इंडियन मार्केट में एंट्री देने का फैसला किया। मार्च 2016 में IRDA ने पहला अप्रूवल लेवल, जिसे R1 अप्रूवल कहा जाता है, 4 फॉरेन जायंट्स को दे दिया। 2 कंपनीज जर्मनी की थी, म्यूनिक री और हैनोवर री, एक स्विट्जरलैंड की स्विस री थी और एक फ्रांस की स्कॉर थी। इनमें म्यूनिक री दुनिया की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी है, स्विस री दूसरे नंबर की री इंश्योरर है और हैनोवर री तीसरे नंबर की री इंश्योरर है। 2 और कंपनीज री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका और UK की एक्सेल कैटलिन स्टिल R1 अप्रूवल का वेट कर रही हैं और उन्हें R2 अप्रूवल मिलते ही इंडिया में बिजनेस शुरू करने का मौका मिल जाएगा। फाइनेंशियल सेफ्टी के एक और रिलेटेड एरिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसे DICGC कहा जाता है, 1978 में 2 पुरानी इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके बनाई गई थी। पहली इंस्टीट्यूशन 1962 में बनी थी, जो बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योरेंस देती थी। ये इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोगों का पैसा बैंक्स में सेफ रहे, बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़े, पैनिक सिचुएशंस ना बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स करें। दूसरी इंस्टीट्यूशन क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1971 में बनी थी, ताकि बैंक्स वीकेस्ट सेक्शंस और नेग्लेक्टेड सेक्टर्स को लोन्स देने के लिए इनकरेज हों, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन उन बोरोवर्स को गारंटी सपोर्ट देती थी जो क्रेडिट वर्दी नहीं होते थे। दोनों इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करने के बाद धीरे धीरे फोकस क्रेडिट गारंटी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उस समय ज़्यादा बैंक्स नेशनलाइज थे और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट था। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बाद 1990 से क्रेडिट गारंटीज कम होती गईं और DICGC का मेन रोल फिर से डिपॉजिट इंश्योरेंस बन गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक रन्स को रोकता है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के कोलैप्स होने का रिस्क कम करता है और पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रखता है। 2020 तक मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर सिर्फ 1 लाख रुपए ही था, जो 1991 से बदला नहीं गया था। 1 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपीस कर दिया। ये डिसीजन मुंबई की PMC बैंक क्राइसिस के बाद लिया गया था, जिसमें डिपॉजिटर्स के बीच बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था।
डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम में डिपॉजिटर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। बैंकिंग सिस्टम बैंक्स एक छोटा प्रीमियम BICGC को देते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और फॉरेन बैंक ब्रांचेस सबको कवर करता है, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स और एक बैंक के डिपॉजिट्स दूसरे बैंक में कवर नहीं होते। 2017-18 में गवर्नमेंट FRDI बिल लेकर आई थी, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेजोल्यूशन को रिफॉर्म करना था, लेकिन बिल में एक क्लॉज था जिसे लोग बेल इन क्लॉज बोलकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि इस क्लॉज से फेलिंग बैंक के डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स की कुछ लायबिलिटीज रिड्यूस या कैंसिल हो सकती थीं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी इस बिल पर कंसर्न्स थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बिल 2018 में विड्रॉ कर लिया और कहा कि इस पर और स्टडी की जरूरत है। बहुत सारे कंट्रीज ने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अपना डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाया। USA में लिमिट लगभग 2.5 लाख रुपीस यानी डॉलर इक्विवेलेंट हो गई। UK में 1.15 लाख रुपीस हो गई, जो उनकी पर कैपिटा इनकम के 3 to 4 टाइम्स थी। ब्राजील और चाइना जैसे देशों ने अपनी पर कैपिटा इनकम के 9 टाइम्स तक लिमिट सेट की। इंडिया में हाउएवर ये लिमिट 2020 तक पर कैपिटा इनकम से भी कम थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECGC है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करने वाली इंडियन कंपनीज को पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क्स का सामना करना पड़ता है, जैसे नॉन पेमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, वॉर लाइक सिचुएशंस और इकोनॉमिक क्राइसिस। ECGC मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है और ऐसे रिस्क्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देती है, खासकर मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन कुछ केसेस में ECGC फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती। ये तब होता है जब रीपेमेंट पीरियड बहुत लंबा हो, प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, इंपोर्टिंग कंट्री इकोनॉमिकली वीक हो या पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, या ग्लोबल रीइंश्योरर्स रिस्क लेने को तैयार ना हो। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स इंडिया के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रॉपर क्रेडिट इंश्योरेंस ना होने पर इंडियन एक्सपोर्टर्स ये प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाते। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट इंश्योर और फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया में ECGC को काफ़ी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। टू सपोर्ट द वर्क ऑफ ECGC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2006 में नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट यानी NEIA क्रिएट किया। इसका मेन पर्पस ये था कि इंडियन कंपनीज को मदद मिले जो मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स लेती हैं, स्पेशली उन केसेस में जहां ECGC अकेला इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क बहुत हाई होता है। जब NEIA बनाया गया तब गवर्नमेंट ने इसमें 2000 करोड़ रुपीस का इनिशियल अमाउंट डाला। 2007-8 तक ये अमाउंट बढ़कर 7,246 करोड़ रुपीस हो गया और 11th 5 ईयर प्लान के दौरान गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 20,000 करोड़ रुपीस तक रेज कर दिया। NEIA के पास जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट के इनिशियल अमाउंट, प्रीमियम्स रिसीव्ड, अर्नड इंटरेस्ट और अर्लियर इंश्योरेंस क्लेम से रिकवर किया गया पैसा, इन सब से मिलकर बनते हैं। NEIA को अपने टोटल फंड्स के 10 गुना तक रिस्क लेने की परमिशन होती है। ये इंश्योरेंस सपोर्ट तभी देता है जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए और अपने आप प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इंडिया के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस कंट्री के साथ जहां प्रोजेक्ट हो रहा है, और इंडियन एक्सपोर्टर को भी ये प्रूव करना होता है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरह से कंप्लीट कर सकता है, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से क्लियर होना चाहिए। इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान और सूडान जैसे कंट्रीज में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इस सिस्टम के अंडर सपोर्टेड हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि NEIA से इंडियन कंपनीज को बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेने का मोटिवेशन मिलेगा, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के एरा में। USA, फ्रांस और UK जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी अपने गवर्नमेंट अकाउंट से ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसलिए NEIA इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप माना जाता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में रिफॉर्म्स के बाद ग्रो तो हुई है, लेकिन सेक्टर आज भी कई चैलेंजेस फेस करता है। इंडिया की इंश्योरेबल पॉपुलेशन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही लाइफ इंश्योरेंस रखता है और वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया का शेयर काफ़ी लो है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कई देशों के कंपैरिजन में अभी मॉडेस्ट ही है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और अवेयरनेस को ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी एक्सपैंड करना होगा ताकि गरीब लोग जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें भी बेसिक प्रोटेक्शन मिल सके।
हेल्थ इंश्योरेंस एक और मेजर चैलेंज है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सही डायरेक्शन में ग्रो करे तो ये लोगों की डेवलपमेंट और वेलबींग को बहुत इंप्रूव कर सकता है। अभी इंडिया की ओनली 15% पॉपुलेशन के पास ही कोई प्रीपेड हेल्थ कवरेज है, जिसमें ESIS, CGHS, आर्म्ड फोर्सेस हेल्थ कवर, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, रेलवेज और कुछ एम्प्लॉयर बेस्ड स्कीम्स शामिल हैं। लगभग 70% हेल्थ एक्सपेंसेस लोग अपने पॉकेट से पे करते हैं। गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स रूरल एरियाज के सिर्फ 13% लोगों और अर्बन एरियाज के 12% लोगों को कवर करती हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया को एक और स्ट्रॉन्ग और वाइड हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की जरूरत है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर ने 2000 में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिलने के बाद काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसका ग्रोथ रेट इमर्जिंग मार्केट्स के ग्रोथ के बराबर रहा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी सही है, जहां इंश्योरेंस GDP से 2-3 टाइम्स फास्टर ग्रो करता है। इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत बड़े प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स के चलते जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन पोटेंशियल है। बिजनेस रिलेटेड और पर्सनल इंश्योरेंस दोनों सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज रूरल एरियाज में भी एंटर कर रही हैं, जहां इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है, और ये एक्सपेंशन फाइनेंशियल सर्विसेज की रूरल रीच के साथ मैच करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइफ में सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली पुअर फैमिलीज को, एक्सपर्ट्स ने महसूस किया कि इंडिया को माइक्रो इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। माइक्रो इंश्योरेंस एक नया कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो फाइनेंस से डेवलप हुआ है। ये लो इनकम लोगों के लिए छोटे, सिंपल और अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इससे कस्टमर्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दोनों का रिस्क कम होता है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जैसे कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और कई कोऑपरेटिव्स के साथ मिलकर इंडिया में ये मॉडल डेवलप किया है। श्रीलंका और फिलीपींस जैसे कंट्रीज में NGOs और कम्युनिटी ग्रुप्स को भी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर होने की परमिशन होती है। वो खुद रिस्क लेते हैं, लेकिन री इंश्योरेंस के लिए स्विस री या म्यूनिक री जैसी बड़ी कंपनीज का सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा मॉडल इंडिया में भी डेवलप हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंश्योरेंस रूल्स में बड़े चेंजेस जरूरी होंगे। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का फायदा सिर्फ कंपनीज को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी मिलना चाहिए, जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इंश्योरेंस का एक स्ट्रॉन्ग सोशल पर्पस होता है, और इंडिया जैसा देश जहां एक पावरफुल सेफ्टी नेट की जरूरत होती है, उसमें ये सोशल पर्पस बिजनेस इंटरेस्ट, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन, उसके नीचे कभी नहीं आना चाहिए। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अक्सर ये आर्ग्यूमेंट देती हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC और 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उनका कहना है कि प्राइवेट कंपनीज अट्रैक्टिव इंश्योरेंस स्कीम्स ऑफर करती हैं, लेकिन फिर भी उतना एक्सपैंड नहीं कर पाती जितना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज मार्केट में डोमिनेट करती हैं और लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस वजह से प्राइवेट कंपनीज को हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स और लॉसेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उतनी एक्सपेंशन नहीं मिलती जिससे वो प्रॉफिटेबल हो सके। लेकिन प्राइवेटाइजेशन पर डिबेट अभी भी चल रही है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ दुनिया भर में 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज के थ्रू मेजर की जाती है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि एक साल में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ, उसे कंट्री के टोटल GDP के कंपैरिजन में। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है कि एक साल में पर पर्सन कितना इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट हुआ, जो यूजुअली US डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है ताकि कंट्रीज के बीच कंपैरिजन ईजी हो। काफी लंबे समय तक इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर अंडर डेवलप्ड रहा, क्योंकि पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों ही काफी लो थे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.76% था। इसमें से 2.82% लाइफ इंश्योरेंस से आया और 0.94% नॉन लाइफ इंश्योरेंस से। ये ग्लोबली 7.4% एवरेज के कंपैरिजन में काफी लो है 2024 एस्टिमेट। अगर इंडिया को अदर एशियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो मलेशिया का पेनिट्रेशन अप्रॉक्स 4.5% था, थाईलैंड का 5.3% से ज़्यादा और चाइना का अराउंड 3.9% था। इंडिया की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 2001 में पेनिट्रेशन सिर्फ 2.71% थी और हाईएस्ट 4.20% 2021-22 में रीच किया। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक्चुअली 2011 से गिर रही है, जब ये 3.40% थी और अब 2024 में 2.82% हो गई है। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन धीरे धीरे 2011 में 0.70% से बढ़कर आज नियरली 1.0% हो गई है।
इंश्योरेंस डेंसिटी इंडिया में 2023-24 में रफली $95 पर पर्सन थी, जो 2025 के एंड तक $100 क्रॉस करने का प्रोजेक्टेड है। इसमें से $70 लाइफ इंश्योरेंस से आया और $25 नॉन लाइफ इंश्योरेंस से आया। ये ग्लोबल एवरेज के $997 के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। कंपैरिजन के लिए पीयर नेशंस में इंश्योरेंस डेंसिटी काफ़ी हायर है, जैसे चाइना $550 से ज़्यादा और मलेशिया $500 से ज़्यादा। 2001 में इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी सिर्फ $11 थी, जो ये दिखाता है कि सेक्टर एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो हुआ है, लेकिन अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैचअप करने के लिए काफ़ी रूम है। इंडिया में इंश्योरेंस अंडर डेवलप्ड रहने की कई रीजंस हैं। क्लेम सेटलमेंट्स अक्सर काफ़ी टाइम लेते थे और प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेटेड होते थे। इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स कॉमन लोगों के लिए समझना मुश्किल होते थे। लोगों के पास इंश्योरेंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज और अवेयरनेस कम थी। इनकम लेवल्स भी लो थे और कई सोशल और कल्चरल फैक्टर्स लोगों को इंश्योरेंस लेने से रोकते थे। इंडस्ट्री ने फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दिया सब कंपनीज को, और रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग या एक्टिव नहीं था। लेकिन इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के पास होने के बाद एक्सपेक्ट किया गया कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़्यादा मॉडर्न और इफेक्टिव होगा, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने और 1993 के मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के अर्लियर रिकमेंडेशंस के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेप्स लिए। एक मेजर फोकस एरिया हेल्थ इंश्योरेंस रहा। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस स्प्रेड करने के लिए कई मेजर्स लिए। 2003 में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस वर्किंग ग्रुप बना, जहां सेक्टर के मेजर प्लेयर्स मिलकर इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करते थे। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की टर्मिनोलॉजी को सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करने की भी कोशिश की, ताकि कस्टमर्स ईजिली समझ सकें। एक मेजर अचीवमेंट था प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कॉमन यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्रिएट करना, जिसके पहले कई डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे और कंप्लेंट्स का रीजन बनते थे। ये डेफिनेशन 1 जून 2008 से इफेक्टिव हुई। दूसरा मेजर स्टेप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था 1 अक्टूबर 2011 से। इससे कस्टमर्स एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते थे बिना ओल्ड पॉलिसी के बेनिफिट्स, स्पेशली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बेनिफिट्स लूज किए। IRDA ने माइक्रो इंश्योरेंस को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए भी एनकरेज किया। माइक्रो इंश्योरेंस एक सिंपल लो कॉस्ट इंश्योरेंस सिस्टम है जो मेनली पुअर हाउसहोल्ड्स के लिए डिजाइन किया गया है। IRDA ने माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशंस इशू किए और इंश्योर किया कि सब इंश्योरेंस कंपनीज इसे सीरियसली लें। ये रेगुलेशंस इंश्योरेंस कंपनीज को सोसाइटी के सब सेक्शंस तक रीच करने के लिए पुश करेंगे। अभी इंडिया में 10,000 से ज़्यादा माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एक और ह्यूज रिफॉर्म इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू आया। इस एक्ट का मेन पर्पस पुराने इंश्योरेंस लॉज को मॉडर्नाइज करना, IRDAI को ज़्यादा पावर देना ताकि सेक्टर इफेक्टिवली रेगुलेट हो, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करना स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स के साथ। एक मेजर रिफॉर्म था फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज करना इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में 26% से 49% तक, वाइल इंश्योरिंग की इंडियन ओनरशिप एंड कंट्रोल हमेशा मेंटेन रहे। इससे ज़्यादा कैपिटल इंडिया के इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आएगा, कंपनीज को रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज में एक्सपैंड करने, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने और कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चेंज था पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मार्केट से कैपिटल रेस करने अलाउ करना, लेकिन मिनिमम 51% गवर्नमेंट ओनरशिप मेंटेन करना। इससे उन्हें रूरल और सोशल सेक्टर्स में बिजनेस एक्सपैंड करने और कॉम्पिटिटिव रहने में हेल्प मिलेगी। एक्ट ने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए। इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस कंपनीज के मिसकंडक्ट, मिस सेलिंग या मिस रिप्रेजेंटेशन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज अलाउ की गई, जो 1 करोड़ से 25 करोड़ तक हो सकती हैं। एक्ट ने यह भी बोला कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल के बाद क्वेश्चन नहीं की जा सकती, इवन अगर पॉलिसी में कोई मिस्टेक या रॉन्ग स्टेटमेंट हो। इससे पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी मिली। साथ ही नॉमिनी को मनी पे करने का प्रोसेस ईजी बनाया गया, जिससे वंस इंश्योरर नॉमिनी को पे करता है, इंश्योरर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक्ट ने इंश्योरेंस कंपनीज के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कंपलसरी बनाया, जैसे IRDAI रेगुलेशंस में रिक्वायर्ड था। रूरल और सोशल सेक्टर्स में इंश्योरेंस के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी कंटिन्यू रखे गए। IRDAI को और एम्पावर किया गया कि वो की एरियाज रेगुलेट करें, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज की सॉल्वेंसी, उनके इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, कमीशंस और ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अथॉरिटी अब इंश्योरेंस एजेंट्स के ऑपरेशंस, प्रॉपर कंडक्ट फॉलो करना और इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स, सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स और अदर्स को ओवरसी कर सकती है। कैटेगरीज ऑफ इंटरमीडियरीज को भी एक्सपैंड किया गया। लॉ अब इंडियन प्रॉपर्टी को फॉरेन इंश्योरेंस के साथ इंश्योर करना अलाउ करता है, लेकिन सिर्फ IRDAI के प्रायर परमिशन के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस को नए लॉ के अंडर स्पेशल अटेंशन मिली। एक्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को ऑफिशियली डिफाइन किया, जिसमें ट्रैवल और पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंक्लूडेड था। कंपनीज जो सीरियस नहीं थे, उन्हें डिस्करेज करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ रुपीस रखा गया।
इससे हेल्थ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ब्रांच डेवलप करना एक्सपेक्टेड था। री इंश्योरेंस को भी पुश मिला। एक्ट ने फॉरेन री इंश्योरेंस को इंडिया में ब्रांचेस सेटअप करने अलाउ किया। री इंश्योरेंस को क्लियरली डिफाइन किया गया कि ये एक सिस्टम है जहां एक इंश्योरेंस कंपनी अपना पार्ट रिस्क दूसरे इंश्योरर को ट्रांसफर करती है अग्रीड प्रीमियम के लिए। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंश्योर करना था कि कोई कंपनी अपना 100% रिस्क री इंश्योरर को ट्रांसफर ना करे, जिससे वो डमी या फ्रंट कंपनी जैसे एक्ट करे। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को ज्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेगुलेटिंग बनाया गया। उन्हें अपने रूल्स फ्रेम करने, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने, मीटिंग्स मैनेज करने और मेंबर्स से फीस कलेक्ट करने की अथॉरिटी दी गई। एक्ट ने अलाउ किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी काउंसिल्स में इंक्लूडेड हों ताकि रिप्रेजेंटेशन ब्रॉडर हो। IRDAI के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील्स अब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास करनी होती हैं, जो स्ट्रॉन्गर और प्रोफेशनल एपेलेट सिस्टम प्रोवाइड करता है। 2019 में IRDA ने IPO गाइडलाइंस रीडिजाइन की इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो स्टॉक मार्केट में शेयर सेल करना चाहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स में अप टू 10% इन्वेस्ट करने की परमिशन दी गई, बैंक्स द्वारा इशू किए गए बेसल 3 नॉर्म्स को मीट करने के लिए। ओवरऑल ये अमेंडमेंट्स इंडिया के इंश्योरेंस लॉज में मेजर इंप्रूवमेंट्स लाए। इनका एम इंश्योरेंस सेक्टर को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट, इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाना था ताकि लोगों की नीड्स को बेटर तरीके से मीट किया जा सके। ये चेंजेस सेक्टर को फुल पोटेंशियल तक ग्रो करने, कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने और फ्यूचर के लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक्सपेक्टेड थे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक टाइप का व्हीकल इंश्योरेंस है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। इसे थर्ड पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन लोगों या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है जो दो मेन पार्टीज के अलावा होते हैं जो इंश्योरेंस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली व्हीकल और व्हीकल ओनर। इस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता। इसके इंस्टेड ये उस व्यक्ति को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है जो उनके व्हीकल की वजह से किसी और को इंजरी, डेथ या डैमेज पहुंचाते हैं या किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ये इंश्योरेंस सिर्फ दूसरों को होने वाले डैमेज को कवर करता है, इसे एक्ट ओनली कवर भी कहा जाता है। इंडिया में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत सभी न्यू 2 व्हीलर्स के लिए 5 ईयर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है और कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 3 ईयर थर्ड पार्टी पॉलिसी मैंडेटरी है। एक फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी के साथ साथ अपने व्हीकल के डैमेज को भी कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि व्हीकल का डैमेज थर्ड पार्टी क्लेम से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। पहले थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के रेट्स के अकॉर्डिंग फिक्स होता था, जो IRDAI का एक आर्म है और IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। लेकिन अब ये फिक्स टैरिफ सिस्टम रिमूव कर दिया गया है। एक्सीडेंट विक्टिम को दी जाने वाली कॉम्पनसेशन यूजुअली उनकी अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, यानी एक्सीडेंट से पहले उनकी इनकम कितनी थी। व्हीकल इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज इस थर्ड पार्टी पॉलिसीज पर बहुत लो प्रीमियम चार्ज करती थीं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनीज थर्ड पार्टी क्लेम्स को क्विकली सेटल नहीं कर पा रही थीं और कई केसेस लंबी लीगल बैटल्स में चला जाता था। लेकिन रीसेंट ईयर्स में IRDAI ने इस सेगमेंट को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए। 2020-21 तक IRDAI ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स में मार्केट लिंक्ड इंक्रीज अनाउंस किया और स्ट्रिक्टर रूल्स एनफोर्स किए ताकि कंपनीज थर्ड पार्टी क्लेम्स को जल्दी सेटल करें। अप्रैल 2020 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई नई इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च की जो स्पेशली पुअर और वल्नरेबल लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करने के लिए थी। इनमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये बैंक अकाउंट होल्डर्स एज्ड 18 to 70 के लिए 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर देती है, सिर्फ ₹12 पर ईयर के बहुत ही लो प्रीमियम पर। इस स्कीम के अंडर पॉलिसी होल्डर्स को एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपीस मिलते हैं और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपीस मिलते हैं 1 ईयर पीरियड के लिए, जो 1 जून से 31 मई तक होता है। एक और स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बैंक अकाउंट होल्डर्स एज्ड 18 to 50 के लिए 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है जो 2 लाख रुपीस का होता है। ये स्कीम भी हर साल रिन्यूएबल है और इसका एम लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों तक प्रोवाइड करना है। सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की अंडर आयुष्मान भारत। ये वर्ल्ड का एक वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है और 10 करोड़ से ज़्यादा पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है, जो रफली 50 करोड़ लोगों को कवर करता है और पर फैमिली 5 लाख रुपीस तक की हेल्थ कवरेज देता है। फ्यूचर की तरफ देखें तो इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि रीसेंट चेंजेस इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड है कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए। 2018 के हिसाब से इंडिया का शेयर ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट में सिर्फ 2% था, लेकिन इंडिया का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 10.4% ग्रो हुआ, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट के 1.4% से काफ़ी ज़्यादा है।
नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि हर साल अराउंड 13% ग्रो करे और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि अबाउट 10% एनुअली ग्रो करे। फैक्टर्स जैसे राइजिंग मिडिल क्लास, लार्ज यंग पॉपुलेशन जो इंश्योरेबल है और प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में इंक्रीजिंग अवेयरनेस इंडिया के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे।